थर्ड लेक्चर मैग्नेटिज्म के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसी लास्ट जो लेक्चर था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग दो एप्लीकेशन, इनफैक्ट तीन एप्लीकेशंस देख चुके थे। हम लोगों ने सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, और हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने देखा था वो ये था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो डेरिवेशन था उसमें हम लोग के पास आया था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। जहां पे ये फाई वन फाई टू क्या है उनको देख लेते हैं। तो ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, और सपोज कि यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो यहां से हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है, और यहां से इसी पॉइंट से एक एंड को ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट से दूसरे एंड को ज्वाइन करते हैं। तो ये एंगल एक फाई वन होगा और दूसरा ये एंगल फाई टू होगा। आप उल्टा भी ले सकते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे दोनों ही सम के फॉर्म में है, साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू है ना। तो आप फाई टू यहाँ रखिए, फाई वन यहाँ रखिए, तो एक्सचेंज हो जाएगा और वैल्यू सेम रहेगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग इसके कुछ स्पेशल केसेस को आज देखेंगे। स्पेशल केसेस में पहला केस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि अगर ये पॉइंट इस फाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो क्या होगा। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर होगा तो देखिए इस तरह से वायर बना लिए और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट ले लिए। तो आप देखिए उस केस में जो दोनों एंगल्स बनेंगे वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, और उन दोनों एंगल्स को लेट अस अज्यूम कि वो फाई है और करंट आई है, ये डिस्टेंस अभी भी ये है। तो हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस में क्या हम लोग फाई वन इक्वल टू फाई टू लिख सकते हैं, इक्वल टू फाई अगर ले लें तो क्या होगा, साइन फाई प्लस साइन फाई। तो ये टू साइन फाई आ जाएगा कि नहीं। तो टू साइन फाई अगर आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के केस के लिए, यहां पे हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू टू साइन फाई इंटू टू साइन फाई, क्योंकि साइन फाई प्लस साइन फाई टू साइन फाई हो गया। आप चाहें तो उसको कट कर यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और फाइनल एक्सप्रेशन जो लिख सकते हैं वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू साइन फाई। ये आ गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। तो जरूरी नहीं कि आप इसको याद रखें, इसी फॉर्मूला को यूज करके भी आप ऐसे न्यूमेरिकल को बना सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा हुआ रहता है। इस न्यूमेरिकल में ये काम आता है, इस तरह का न्यूमेरिकल सब पूछता है, वो आगे हम लोग जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें देखेंगे। जैसे स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर में आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड रख देगा, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड रख देगा तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कराएगा। तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, आपको ये दिखेगा कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, एक के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा। तो उस समय आपको ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ सकता है। अगर याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप ये वैल्यू का यूज करके, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, इसको यूज करके भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट है वो आपको याद रहना चाहिए, ये इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट, ये दोनों जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो दूसरा केस जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये पहला केस हम लोग का यहाँ ऊपर हो गया, ये उसका डायग्राम हो गया, ये उसका एक्सप्रेशन हो गया। तो अब सेकंड केस देखने जा रहे हैं इनफाइनाइट वायर का। अगर ये वायर इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। देखिए अगर ये वायर इनफाइनाइट है, यहाँ पे देखिए वायर को हमने इनफाइनाइट बनाया, ये 3 डॉट बना दिए, फिर स्ट्रेट वायर बनाया और फिर 3 डॉट, इसका मतलब ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे कहीं भी पॉइंट पी लिया, कहीं भी मतलब किसी भी लेवल पे, यहाँ पॉइंट पी ले लिया, थोड़ा ऊपर ले लें थोड़ा नीचे ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप थोड़ा भी ऊपर जाइएगा नीचे जाइएगा फिर भी ये अभी भी ये इनफाइनाइट तक होगा और ये इधर भी इनफाइनाइट तक होगा। तो ये पॉइंट भी कहीं भी लिया जा सकता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन हम लोगों ने ये किया है कि ये डिस्टेंस अभी भी ए रखा हुआ है। सो इफ दिस डिस्टेंस इज ए, अब हम लोग क्या करते थे, याद करिए फाई वन और फाई टू निकालने के लिए हम लोग इस पॉइंट पी से इसका जो एंड है उस पे लाइन ड्रॉ करते थे। अब सोचिए अगर ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट पे मीट कराने के लिए हम लोग को ये लाइन क्या इसके पैरेलल भेजना होगा,
याद होगा आपको कि दो लाइंस जो पैरेलल होते हैं वो कहाँ पे मीट करता है, इन्फिनिटी पे मीट करता है, तो इसीलिए इसको पैरेलल बनाना पड़ा। उसी तरह से क्योंकि इधर भी इनफाइनाइट पे जा रहा है इसलिए हम लोग को इधर भी मीट कराने के लिए पैरेलल भेजना पड़ा। तो अब सोचिए φ1 कितना आ गया, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि φ1 जो है वो 90 डिग्री आ गया यानी π/2 आ गया, और φ2 भी 90 डिग्री आ गया यानी π/2 आ गया। तो अगर इस तरह से एंगल्स आ गए, हम इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग को इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो आ जाएगा। तो वो हम लोग पुट करके देखते हैं। तो बी का वैल्यू आ जाएगा μ0I/4πa इंटू, अब देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, sin π/2 1 होता है और फिर सेकेंड sin π/2 भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 ऐसा लिख देंगे, है ना। और ये क्या हो गया 2 आ गया, अब 2 से ये कट जाएगा और b का वैल्यू फाइनली आप लिख पाइएगा μ0I/2πa। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। ये आपको याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग मतलब ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। ग्राफ इसकी वजह से कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बिहेव करता है। इनफाइनाइट एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये आगे हम लोग का एक और लॉ आता है एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें भी इस इनफाइनाइट का डेरिवेशन किया जाता है। सेकेंड आता है सेमी इनफाइनाइट। अब आपके मन में आएगा कि सेमी इनफाइनाइट क्या चीज होता है, या तो इनफाइनाइट हो गया या फाइनाइट हो गया, ये सेमी इनफाइनाइट क्या है। तो सेमी इनफाइनाइट भी वास्तव में इनफाइनाइट ही होता है, लेकिन उसमें लोकेशन जो है वो थोड़ा अलग होता है। तो ये आपका हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं सेमी इनफाइनाइट होता क्या है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता कितना है। तो सेमी इनफाइनाइट में हम लोग एक तरफ इनफाइनाइट किए हैं और दूसरी तरफ फाइनाइट, दूसरी तरफ फाइनाइट है, और साथ ही साथ हमने ये माना है कि ये पॉइंट इसके एकदम एंड पे है, ये कहीं तो एंड होगा ना, उस एंड पे पॉइंट पी रखा हुआ है। कई बार इसका भी यूज आता है, इसीलिए इसको भी हम लोग देख रहे हैं। अब ये भी डिस्टेंस हमारा ए है, तो सबसे पहले आपको याद होगा परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। उसके बाद φ1 के लिए क्या करेंगे, पॉइंट पी से इस एंड को मिलाने के लिए, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो हम लोग को फिर से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना होगा। तो ये बात तो तय हो गई कि φ1 जो आया वो π/2 आया, लेकिन φ2 कितना आएगा वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि अगर ये थोड़ा ऐसे नीचे रहता तो φ2 आप कैसे ड्रॉ करते, ये पॉइंट पी से इस एंड को ज्वाइन करते और ये एंगल को कहते कि यही φ2 है कि नहीं। लेकिन अब ये और छोटा हो जाए तो आपका एंगल और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो जाए तो आपका एंगल और छोटा हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि φ2 कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर पॉइंट यहीं पे आ जाए तो आप इसी पे ड्रॉ करिएगा, तो अब φ2 कहाँ आएगा, φ2 0 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली φ2 डिक्रीज होता गया, और अगर ये पॉइंट P इसके एकदम एंड पे ही लाई कर रहा है तो परपेंडिकुलर भी यही है और एंड को ज्वाइन करने वाला लाइन भी यही है, और दोनों लाइन अगर कोइंसाइड कर रहा हो तो उनके बीच का एंगल कितना लेते हैं, 0, तो इसलिए φ2 भी 0 हो गया। अब इन दोनों एंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला में रखेंगे, इसमें रखेंगे तो सेमी इनफाइनाइट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सबसे पहले sin π/2 रख देते हैं, sin π/2 रखेंगे 1 आ जाएगा, और sin 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए b = μ0I/4πa इंटू sin π/2 यानी 1 और sin 0 यानी 0, तो 1 + 0, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, μ0I/4πa। तो ये b का वैल्यू आ गया। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, बहुत ही आसान तरीके से ये हम लोगों ने सेमी इनफाइनाइट भी कवर कर लिया। एक स्पेशल एंगल है, यहाँ पे हमने एक स्पेशल केस के अंदर एक स्पेशल केस लिखा हुआ है, स्पेशल एंगल। अब ये स्पेशल एंगल क्या होता है, तो आई होप कि आपको ये तीनों पहले समझ में आ गया होगा। जब ये तीनों आ गया तो स्पेशल एंगल जो है वो स्पेशल न्यूमेरिकल्स में काम आता है। स्पेशल एंगल स्पेशल न्यूमेरिकल में कैसे काम आता है, एक दो और हम लोग पहले केस डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग स्पेशल एंगल पे आएंगे। सेमी इनफाइनाइट में और क्या केस हो सकता है, सेमी इनफाइनाइट में ऐसा भी केस हो सकता है, सोचिए 3 डॉट लगा दिए, इनफाइनाइट बना दिए और पॉइंट P यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ये लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है और ये नीचे भी a है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा दिया हुआ है। तो एंगल्स निकालना जस्ट हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हो गया, तो φ1 तो 90 हो गया, और φ2 के लिए यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करा दिए, तो आपको समझ में आ गया कि ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो ये चीज समझ लीजिए कि इसमें जो स्पेशल केसेस है वो केवल स्पेशल केसेस है, वो सारे केसेस कवर नहीं करते हैं।
हम लोग को अगर सारे केसेस को कवर करना है तो यही जनरल फॉर्मूला से ही काम चलाना होगा, उसमें आपको फाई 1 फाई 2 निकालने आना चाहिए। तो जो मेथड हमने यूज किया है स्पेशल केसेस में एंगल्स को निकालने के लिए, वही मेथड आप यूज करके कोई भी जनरल न्यूमेरिकल बनाएंगे। जैसे इसमें आप पुट कर दीजिएगा एक एंगल π/2, तो साइन 1 हो, ये 1 हो जाएगा, और प्लस दूसरा एंगल 45 डिग्री यानी π/4 रखेंगे तो वो 1/√2 हो जाएगा। तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अब स्पेशल एंगल का क्या केस है वो समझिए। कई बार आपको न्यूमेरिकल में किस तरह का दे देगा समझ लीजिए। हम लोगों को ऐसा हो सकता है कि न्यूमेरिकल में ये मान लीजिए इनफाइनाइट दे दे और यहीं पे एंड है इस करंट कैरिंग कंडक्टर का, लेकिन आपको पॉइंट P यहां या इसके सामने नहीं देके एकदम दूर दे दे, समझ रहे हैं? पॉइंट P जो है नीचे दे दिया, इस तरह का कुछ दे दिया, तब कैसे एंगल निकालेंगे वो समझिए। अभी भी हम लोग क्या करेंगे, इस वायर को इमेजिनरी एक्सटेंड कर देंगे, जैसे एक्सटेंड कर दिए और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। इतना काम करना जरूरी है। अब इधर तो परपेंडिकुलर नहीं ना ड्रॉ करेंगे, पॉइंट P यहाँ थोड़ी है, पॉइंट P यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग को यहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। अभी ये डिस्टेंस A है, अब मान लीजिए कि ये डिस्टेंस हमको कुछ दिया हुआ है। अभी के लिए समझने के लिए इसको, इस एंगल को हम लोग √3a मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, कुछ ये डिस्टेंस को √3a मान लेते हैं, कुछ भी दिया हुआ रहेगा। आपको एंगल निकालने का तरीका बता देंगे, तो जो दिया रहेगा उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। अब देखिए, अब फाई 1 निकालने के लिए हम लोग इस P को इसके एंड से ज्वाइन करते हैं, तो ऑब्वियसली पैरेलल जाएगा। ठीक, पैरेलल गया, पैरेलल गया तो फाई 1 हमारा कितना आ गया बताइए? फाई 1 हमारा आ गया इक्वल टू π/2 आ गया कि नहीं? फाई 1 तो आ गया π/2। अब फाई 2 पूछेगा, तो फाई 2 के साथ एक समस्या देखिए। फाई 2 के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना, इस पॉइंट से इस एंड को ज्वाइन करते हैं, जैसे इस पॉइंट से उस एंड को ज्वाइन किया उसी तरह इस पॉइंट से इस एंड को ज्वाइन कर दे। तो ये एंगल फाई 2 होना चाहिए, ये एंगल तो फाई 1 है ही, ये एंगल फाई 2 होना चाहिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो फाई 2 जो है वो फाई 1 के साइड में नहीं था, फाई 2 अलग था और फाई 1 अलग था। मतलब फाई 1 और फाई 2 दोनों के एक दूसरे के अपोजिट छोड़ पे थे। अगर दोनों अपोजिट छोड़ पे थे और उसके हिसाब से डेरिवेशन किया गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हो गया जिसमें दोनों ही सेम साइड में आ गए, अगर दोनों सेम साइड में आ गए तो हम लोग को देखना होगा कि कौन एंगल है जो अपना साइड छोड़ के भाग आया है दूसरी तरफ। सोचिए, हम लोग का अभी तक जितना भी फिगर था उसमें फाई 1 हम लोग ऊपर ले रहे हैं, फाई 2 नीचे ले रहे हैं, तो फाई 1 तो अपनी जगह पे है कि नहीं? फाई 1 ऊपर है तो अपनी जगह पे है। ये फाई 2 जो नीचे से भाग आया है, कहाँ? ऊपर भाग आया। तो अगर वो अपने से अब अलग जगह पे आ गया है तो जो भी एंगल यहाँ निकलेगा ना, फॉर्मूला में पुट करने से पहले हम लोग उसमें माइनस साइन लगा देंगे, ठीक, ताकि हमारा आंसर सही आए। तो इसीलिए इसको स्पेशल एंगल बोले हैं। ठीक, अगर कोई एंगल अपने साइड को छोड़कर दूसरे साइड में चला गया है तो हम लोग उसमें उसके सामने क्या लगा देंगे? माइनस। तो फाई 2 क्या लेंगे आप सोचिए, ये एंगल कितना आएगा? ये हम लोगों ने इसी तरह से लिया कि अच्छा एंगल आए, tan फाई 2 विल बी इक्वल टू √3a/a। तो tan फाई 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? tan फाई 2 का वैल्यू आ रहा है √3, है कि नहीं? तो फाई 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan फाई 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? एक मिनट यहां लिख देते हैं। tan फाई 2 का वैल्यू आ रहा है √3, मतलब फाई 2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री एंगल। तो यहां हम फाई 2 की जगह पे 60 नहीं रखेंगे, यहां हम लोग -60 रखेंगे, यानी -π/3 रखेंगे। इज इट क्लियर? तो ये चीज है, ये स्पेशल एंगल है। जो एंगल अपने को छोड़कर दूसरे के साइड में चला गया उसको जब हम लिखेंगे, उसको जब हम इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव पुट करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। ये हमने अभी आपको बता दिया है, न्यूमेरिकल में हम लोग इसका यूज करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे स्पेशल केसेस समझ में आए होंगे। अब कुछ और चीजें इससे रिलेटेड हैं जो कि हम लोग देखेंगे, जैसे इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें हमको फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है और इसमें हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उन सब चीजों को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, तो अब देखते हैं। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
field due to straight current carrying conductor, यही पे ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब इसके अराउंड अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हम लोग आसानी से आशीर्वाद रूल यूज कर सकते हैं। आशीर्वाद रूल क्या कहता है कि हम अपने थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ हाथ रखेंगे, तो जो जिस डायरेक्शन में आशीर्वाद निकला उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आशीर्वाद अंदर की ओर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, यहाँ पे आशीर्वाद देखिए बाहर की ओर आएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। तो इस रूल से हम लोग इसमें हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और अगर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना हो या बहुत सारे जगहों पर दिखाना हो तो इसको राइट हैंड थंब रूल जैसा कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि वी कीप द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड in the direction of current, then our fingers curl in the direction of magnetic field। तो फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रहा है तो अगर आप कर्ल करिएगा तो इस तरह से एक सर्कल बनेगा, तो यही सर्कल जो है हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे देगा। तो ये आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आशीर्वाद रूल जो हम आपको सिखाए हैं उससे भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई रूल लगाइए एक ही आंसर आता है। चलिए इसको हम लगा के एक और 2-3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने अच्छे से आ गया है। मान लीजिए कि ये करंट का डायरेक्शन, इस बार क्रॉस लिख रहे हैं पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को नहीं दिखा रहा है। इस मान लीजिए करंट वायर है जो इनटू द प्लेन करंट लेके जा रहा है, ठीक। और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस पॉइंट ए पे, इस पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट डी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। देखिए हम लोग आशीर्वाद रूल लगाएंगे क्योंकि करंट इनटू द प्लेन है तो करंट के डायरेक्शन में थंब रख दिए। पॉइंट बी पे मान लीजिए निकालना है तो हम अपने पॉइंट बी की तरफ अपने हाथ को खोलेंगे। आपका आशीर्वाद नीचे की ओर गया तो आशीर्वाद नीचे गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे हो गया। सिमिलरली ऊपर ए पेन करना है तो करंट के डायरेक्शन में हम लोग थंब रखेंगे और आशीर्वाद देख रहे हैं किधर जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए देखें तो हम लोग करंट ये इधर आके कर लेते हैं, आसान होगा। करंट इधर करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे, डी की तरफ हाथ खोलेंगे, आशीर्वाद ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर हो गया, ठीक। उसी तरह से इनटू द प्लेन है, अगर पॉइंट सी पे निकालना है ऐसे रखे पॉइंट सी की तरफ ले गए तो आशीर्वाद लेफ्ट में आ रहा है तो इधर हो जाएगा। अगर आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स के लिए निकालिएगा तो निकालते निकालते ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो ये पूरा सर्कुलर जैसे राइट हैंड थंब रूल से निकलता है उस तरह से निकल जाएगा। देखिए कर्लिंग हो रहा है इसी सेंस में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है। आई होप कि आप लोगों को करंट का डायरेक्शन के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आ गया होगा। यस, बहुत ही आसान है। राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, चाहे आशीर्वाद रूल लगा लीजिए, उससे आप डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं। अगर ऐसा आप करिएगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी निकाल लेंगे। क्या होगा वो नेक्स्ट टॉपिक कि इसके अराउंड फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करना चाहें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े हैं वैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहें तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। हम लोग याद करिए सर्कुलर करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर चुके हैं, तो अब हम लोग जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ड्रॉ करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चिंता मत करिए, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन से रिलेटेड एक पूरा डायरेक्शन का वीडियो आएगा, पूरा एक डायरेक्शन का वीडियो। इस मैग्नेटिक फील्ड में जितना डायरेक्शन है सब उसमें हम समझाएंगे, तो उसमें पक्का आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आप इस वीडियो में ही जो मैंने समझाया है उसी को आप बार बार देखिएगा, पक्का समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। बहुत आसान है, अभी अभी जो हमने सीखा उसी को अप्लाई कर देना है। मान लीजिए
हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है उसके अराउंड अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। तो हम लोगों ने अगर इस पॉइंट पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है तो इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा देगा, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। उसी तरह से ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया, इस पॉइंट पे देखेंगे तो ऐसे ही आएगा, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या होता है ये? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर एट द कंडक्टर। यहां पे सेंटर होता है, सेंटर एट द कंडक्टर। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ डू वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। यस, अब हम लोग जा रहे हैं ग्राफ ड्रॉ करने। क्या चीज का ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसको देखिए। देखिए, तो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे हम लोग बी वर्सेस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, सेम टॉपिक में स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए बी वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे? बी वर्सेस आर का। तो अगर हम आपको इनफाइनाइट का एक्सप्रेशन बताएं तो बी इक्वल्स टू था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। तो ए हमने फिक्स डिस्टेंस लिया था, अगर वो फिक्स डिस्टेंस आर होता तो 2 पाई आर हो जाता है ना। किसी किसी बुक में 2 पाई आर दिखेगा, किसी किसी में 2 पाई ए दिखेगा। तो क्योंकि बी और आर के बीच का ग्राफ बना रहे हैं तो ए को हमने आर ले लिया। उसी आर के साथ कैसे बी वेरी कर रहा है वो देखना है। तो क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्राफ होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा होगा। इसीलिए ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये ग्राफ हो गया ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक, तो ये ग्राफ हो गया यहाँ पर। देखिए, इतना ही 3 एप्लीकेशन हम लोग को बायो सावर्ट्स लॉ का पढ़ना है। हम लोग को सर्कुलर करंट कैरिंग के कंडक्टर के सेंटर पे, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे और स्ट्रेट वायर के लिए वेरियस केसेस। तो ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिया, उनका स्पेशल केसेस देख लिया, उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया, उनका ग्राफ देख लिया, उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब हम लोग ऑलमोस्ट बायो सावर्ट्स लॉ को कंक्लूड करने वाले हैं न्यूमेरिकल पार्ट को छोड़कर। तो इसमें एक चीज और आता है, वो है कंपैरिजन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ और बायो सावर्ट्स लॉ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोग का होगा वो यही होगा, वी आर गोइंग टू कंपेयर बायो सावर्ट्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। सो दिस हेडिंग इज कंपैरिजन ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ और बायो सावर्ट्स लॉ का कंपैरिजन देखने जा रहे हैं। तो क्या है कंपैरिजन? पहले एक्सप्रेशन लिख लें। मान लीजिए ये चार्ज है Q, ठीक। इस चार्ज के अराउंड किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कौन सा लॉ बताता है? कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक। दूसरा, आप देखिए, ये अगर हमारे पास करंट हो और डीएल एलिमेंट हो तो उसके अराउंड r डिस्टेंस पे, या यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए, है ना, किसी r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dv, उसका एक्सप्रेशन क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद IDL साइन थीटा अपॉन r²। तो देखिए, यहाँ पर जब एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं उसके साथ ही आपको आधे कंपैरिजंस दिख जाते हैं। जैसे, अच्छा, कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि सर कूलम्ब्स लॉ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है, फोर्स आता है। तो वास्तव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप याद करिए तो कूलम्बिक फोर्स होता है, उसमें से ही Q से डिवाइड करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इवन दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। ठीक है,
तो उसके चक्कर में मत पड़िएगा कि वो सोचने लगे कि सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, कूलम्ब्स लॉ तो फोर्स का एक्सप्रेशन देता है, ये भी कूलम्ब्स लॉ ही कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं क्योंकि कूलम्ब्स लॉ से ही डिराइव किया जाता है। एक और चीज है कि ये एंगल थीटा है ना। अब देखिए आप क्या क्या सिमिलैरिटी है, पहले हम लोग पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी डिस्कस करेंगे। सिमिलैरिटी, क्या क्या सिमिलैरिटी है? तो पहला सिमिलैरिटी है कि दोनों में ही जो फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है कि नहीं। तो एज अ रिजल्ट दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाता है, लॉन्ग रेंज फील्ड कहलाएगा, लॉन्ग रेंज फील्ड कहलाएगा। यस और नो? तो लॉन्ग रेंज फील्ड हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप दोनों में ही देखिए जो फील्ड है वो अपने सोर्स से डायरेक्टली और लीनियरली प्रोपोर्शनल है। जैसे ई भी क्यू के पावर 1 पे प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ जो बी है वो अपना सोर्स, इसका सोर्स क्या है? करंट और डीएल, जिसको करंट एलिमेंट कहते हैं। इस करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लीनियरली प्रोपोर्शनल है। लीनियर होने का मतलब पावर क्या है? 1 है। ठीक, तो लीनियरली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड भी अपने सोर्स के। तो ये दो पॉइंट जो हो गए। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम पे डिपेंड करता है। लास्ट क्लास हम लोगों ने बात करा था कि परमिटिविटी मीडियम का प्रॉपर्टी है, यहाँ परमिएबिलिटी भी मीडियम का प्रॉपर्टी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन विच दिस चार्ज इज केप्ट। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करता है कि ये आइडियल किस मीडियम में रखा गया है। सो बोथ आर मीडियम डिपेंडेंट। सो वी हैव गॉट 3 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी। बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन r², both depend directly on their source. Source of electric field is charge, so electric field depends directly on the charge. Source of magnetic field is current element. Electric field depends directly and linearly on its source. And third, both electric field and magnetic field, जो कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन है और बायो-सावर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन है, वो किस पे डिपेंड करता है? परमिटिविटी यानी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी यानी मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ये 3 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी हो गए, इनको आप लिख सकते हैं। ये स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटी क्या क्या है। पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटी को अगर देखें तो आपको पहला डिसिमिलैरिटी दिखेगा कि यहाँ पे एंगल डिपेंडेंस नहीं है। यहाँ पे एंगल डिपेंडेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंगल डिपेंडेंस है। मतलब ये एंगल पे डिपेंड करता है, साइन थीटा यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी ये है कि आप याद करिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज इसी आर के अलोंग होता है, या मतलब अलोंग ही होता है, या तो सेम डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, डिपेंडिंग ऑन कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या इधर होगा, लेकिन जो भी होगा वो आर के लाइन में ही होगा। लेकिन आप याद करिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर वो इनटू द प्लेन होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग आर है, बट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आर। तो ये 2 पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटी हो गए। पहला, इसमें एंगल डिपेंडेंस नहीं है, इसमें एंगल डिपेंडेंस है। दूसरा, इसमें जो आर है उसके अलोंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो आर है उसके परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट ऑफ डिसिमिलैरिटी है इसमें स्फेरिकल सिमेट्री है। स्फेरिकल सिमेट्री मतलब इस स्फीयर पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखिएगा तो कांस्टेंट आएगा, लेकिन इसमें सर्कुलर सिमेट्री है। आप ये सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, इस लाइन को एक्सिस मानते हुए इस आर को घुमाइए तो थीटा फिक्स रहेगा, आर का मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा, आइडियल फिक्स रहेगा। तो एज अ रिजल्ट पूरे सर्कल पे आपको मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। यहाँ पे इस पूरे स्फीयर के लिए आर सेम है और चार्ज सेम है, तो पूरे स्फीयर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है। तो यहाँ पे हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री है और यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर सिमेट्री है। तो हमने देख लिए 3 पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी और 3 पॉइंट्स ऑफ डिसिमिलैरिटी। एक बार और रिकैप कर लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी है। r² डिपेंडेंस सिमिलैरिटी है, लीनियर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स सिमिलैरिटी है, डिपेंडेंस ऑन मीडियम सिमिलैरिटी है,
डिसिमिलैरिटी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एंगल डिपेंडेंस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड एंगल डिपेंडेंस है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आर्क वेक्टर के अलॉन्ग होता है, मैग्नेटिक फील्ड आर्क वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इसके पास स्फेरिकल सिमेट्री है, इसके पास सर्कुलर सिमेट्री है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन कूलम्स लॉ एंड बायो-सावर्ट्स लॉ। यहाँ पे हम लोग का बायो-सावर्ट्स लॉ कंप्लीट होता है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने का पूरा जो काम था वो सब कुछ हमने कर लिया न्यूमेरिकल्स छोड़कर। तो ये 3 लेक्चर्स में हमने बायो-सावर्ट्स लॉ कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस की मदद से फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही।